हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हेल्थ टॉक देख रहे हैं, डाइट इन हाइपरटेंशन वाले टॉपिक पे। और वीडियो को करने से पहले मैं हमारे सभी सब्सक्राइबर का और व्यूअर्स का थैंक यू कहना चाहती हूँ। सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमारे चैनल को 14,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और अच्छा सपोर्ट मिला आपका, थैंक यू सो मच। हालाँकि इससे पहले भी मैंने 2 चैनल बनाए थे, वो ज़्यादा कुछ ग्रोथ ही नहीं करा, 2-3 साल हो गए उनको। एक नेचर डिवोशन है, एक हेल्थ काउंसलिंग के नाम से है। आप जाकर वहाँ भी देख सकते हो, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन इस चैनल पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एजुकेशनल चैनल है ये, तो आपका इसी तरह सपोर्ट बना रहे, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं, जिनकी भी मदद हो रही है, कमेंट करते रहिए कंटिन्यूस। आपके जो भी कमेंट है मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और थैंक यू सो मच फिर से। आप सभी के जो भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, सभी का सपोर्ट चैनल के साथ है और इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, प्यार बनाए रखना। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, हेल्थ टॉक में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा आएगा, जो भी हेल्थ टॉक को प्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट उनका। ठीक है, नेम, ग्रुप, या फिर ग्रुप में या तो हॉस्पिटल के लोग हो सकते हैं, ठीक है, पेशेंट और रिलेटिव, या कम्युनिटी के पीपल हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी स्कूल में हेल्थ टॉक दो, या फिर आप अपनी क्लास में ही हेल्थ टॉक दो, या फिर अपने कॉलेज में या जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे अपने जूनियर्स को हेल्थ टॉक दो, है ना। तो वो ग्रुप होता है हमारा, जिसको भी हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिटी के लोगों को ही हेल्थ टॉक दोगे, आप और भी जगह पे हेल्थ टॉक दे सकते हो। अपना रोल नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, सब्जेक्ट का नाम है नर्सिंग फाउंडेशन। सब्जेक्ट, हाँ, ये कम्युनिटी के सब्जेक्ट में भी बन सकती है हेल्थ टॉक आपकी। और किस में बन सकती है, आप ओबीजी में भी बना सकते हो ये वाली हेल्थ टॉक। और आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में नहीं, उसमें तो नहीं बनेगा ये। बस आप इन्हीं में बना सकते हो, कम्युनिटी में आपकी बन जाएगी ये। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में आपकी ये वाली हेल्थ टॉक बन सकती है। टॉपिक आपको पता है, ये डाइट इन हाइपरटेंशन है। टीचिंग का मेथड लेक्चर कम डिस्कशन इसमें लिखना है आपको। डिस्कशन नहीं लिखना है, लेक्चर कम डिस्कशन है ये। प्लेस, जिस जगह पे हेल्थ टॉक दोगे उस जगह का नाम लिखना है। ड्यूरेशन, कितने देर की हेल्थ टॉक है। हेल्थ टॉक वैसे छोटी होती है, बड़ी है 30 मिनट की है तो वो लिख ले लो। और एविएट जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड है, चार्ट है, पैम्पलेट है, लिख लेना है। इवेलुएटर यानी कि जो भी आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, आपके टीचर का नाम इसमें आएगा, ठीक है। जो आपको इवेलुएटर है, आपके सुपरवाइजर हैं वो। कोई हेल्थ टॉक आप दोगे, प्रेजेंट करोगे, तो बाद में कोई मार्क्स भी तो देगा आपको, वो आपके टीचर ही है ना। जनरल ऑब्जेक्टिव में ऑल द एंड, ये एट है, इसको आप ठीक ठीक कर लेना। इसको आपको ठीक करना है, एट लिखना है यहाँ पे। क्या लिखना है? एट द एंड ऑफ हेल्थ टॉक ग्रुप विल बी एबल टू नो अबाउट डाइट ऑफ हाइपरटेंशन, कॉज, क्लिनिकल फीचर एंड इट्स प्रिवेंशन। ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम लोग अपना कंटेंट लिख देते हैं, जो भी हमारे कंटेंट में लिखा होता है, जिसकी इंट्रोडक्शन है, कॉजेज, सिम्टम्स, मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जितनी भी चीज़ें ऐड आपने करी होगी वो। ये हमारा फॉर्मेट लेसन प्लान के फॉर्मेट में क्लास प्रेजेंटेशन और हेल्थ टॉक बनाई जाती है। इस तरह का आपका फॉर्मेट रहने वाला। सबसे पहले आपको हाइपरटेंशन का इंट्रो देना है, फिर डेफिनेशन बताना है कि बीपी जब बढ़ जाता है कितने से, 120 से ऊपर हो जाता है सिस्टोलिक, है ना, एमएम ऑफ एचजी, और डायस्टोलिक 80 से, या फिर इसमें लिखा है 95 एमएम ऑफ एचजी। तो ये आप 90 से जब अप हो जाए तो वो हाइपरटेंशन है। बीपी बढ़ चुका है, रेज हो रहा है, हाई हो रहा है, तो ये हाइपरटेंशन है। उसी तरह से इसका अच्छे से मीनिंग बता देना है कि मीनिंग क्या है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या बनता है। हाई और रेज ब्लड प्रेशर ही, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। फिर अब नेक्स्ट देखिए, फिर इसके आपको कॉजेज बताने हैं कि किस कारण से बीपी बढ़ सकता है। इसमें आप ओबेसिटी भी आप लिख सकते हो। ओबेसिटी एक मेन कॉज है बीपी का, हाइपरटेंशन का, और आपका डायबिटीज मेलाइटिस का मेन कॉज होता है, रूट कॉज है ये हर एक बीमारी का। क्या? ओबेसिटी, मोटापा। तो कॉजेज़ बताने हैं, टाइप्स बता देना है आपको उसके बाद में कि टाइप्स क्या क्या है। हाइपरटेंशन है, प्री हाइपरटेंशन है, फिर हाइपरटेंशन स्टेज 1 है, फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, यानी कि हर स्टेज में बीपी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। हाइपरटेंशन से पहले कितना रहेगा, अभी हाइपरटेंशन नहीं है तो प्री में 120 से, जो सिस्टोलिक है वो 120 से 139 एमएम/एच हो जाएगा। डायस्टोलिक 80 से 89 हो जाएगा, 89 है यानी कि।
फिर हाइपरटेंशन की स्टेज पहली है तो उसमें कितना हो जाएगा, फिर दूसरी स्टेज में वो फिर 1 स्टेप बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा स्टेप वो बढ़ता है। फिर प्रेगनेंसी में भी तो पीपी बढ़ जाता है, सुना होगा आपने, तो प्री एक्लेम्पशिया होता है, एक्लेम्पशिया उसके बाद हो जाता है उसका कॉम्प्लिकेशन। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं। ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, इवेलुएशन में हर वीडियो में वैसे समझाती ही हूँ, इसी तरह का फॉर्मेट आपका बनेगा। अब दूसरा भी कोई टॉपिक है तो फॉर्मेट आपको आपका यही रहने वाला है हेल्टो का। फिर इटियोलॉजी आ गई आपकी, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। प्राइमरी में क्या होता है, विदाउट एन आइडेंटिफाइड कॉज, इसमें कॉज ही नहीं पता होता है बीपी के एलिवेशन का। सेकेंडरी में एग्जैक्ट कॉज होता है, कोई ना कोई कॉज की वजह से ही वो होता है, और 5 से 10% के केसेस में होता है ये द कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। फिर इसके सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज भी लिख लेने हैं, क्योंकि प्राइमरी में तो एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं है क्या है, लेकिन सेकेंडरी में तो कॉजेज हैं ना। तो कंजेनिटल नैरोइंग ऑफ आयोटा, आर्टरी ही जब नैरो है तो उसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन है, तो इस वजह से बीपी बढ़ रहा है, रीनल डिजीज है, स्लीप अपनी है, बहुत चीज़ें हैं। और ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका टॉपिक क्या है, डाइट इन हाइपरटेंशन। सीधे हम डाइट पे नहीं जा सकते, सीधे हम हेल्थ टॉक दे रहे हैं तो सीधे हम डाइट पे थोड़ा ना जाएंगे कि ये डाइट है। पहले आपको बताना भी तो पड़ेगा कि ये बीमारी है, ये सब इसमें होता है, ये इसके कारण है, ये इसकी मैनेजमेंट है, फिर हम डाइट बताएंगे कि फिर ये डाइट में लेना चाहिए। तो इसी तरह से कंटिन्यूशन में है। सिरोसिस ऑफ लीवर जिसका कॉज है, साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं। फिर बीपी अगर किसी का बढ़ रहा है वैसे तो यूजुअली किसी को साइन भी नहीं दिखता है, किसी को 200 बीपी हो जाएगा पता ही नहीं चलता। वैसे तो मैं नॉर्मल एक बात कर रही हूँ कि नॉर्मल पर्सन है जिसको पता नहीं उसका बीपी बढ़ा है, कोई इसका मेन सिम्टम वैसे होता नहीं है बीपी बढ़ने का, पता नहीं चलता है कि बीपी बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी साइलेंट किलर डिजीज़, देखिए इसमें लिखा भी है, ये आप पढ़ो, पता भी नहीं चलता है इसमें बीपी बढ़ा है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट को नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में इन सम पेशेंट द सिम्टम विल बी डेवलप लाइक सीवियर हेडेक उनको लगेगा। कई बार जो गर्दन होती है उसमें भी हेडेक होता है, और हमारी जो ये खोपड़ी होती है, पीछे हड्डी होती है, ऑसिपुट, ऑसिपुटल हेडेक भी इसमें हो जाता है, कई बार पीछे की तरफ दर्द रहता है, ऐसा भी होता है। ब्लर विजन होगा, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इरेगुलर हार्ट बीट। और ये क्या लिखा है, पेपिलेडीमा, पेपिलिडीमा नाम से है कुछ, ये मुझे भी नहीं अच्छे से पता, आप सर्च इसको कर लेना, ठीक है, जो नहीं पता मैं बता देती हूँ। तो ये आप देख लेना एक बार क्या चीज़ है, मैं भी इसको पढ़ूंगी। तो बाकी चीज़ें तो बताने वाली नहीं है, आप सभी समझ गए होंगे कि ये सब होता है बीपी के मरीज में, बीपी बढ़ने की वजह से ये सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या रहने वाली है, तो हिस्ट्री टेकन इसमें होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, कोई डायबिटिक हिस्ट्री तो नहीं है, फिर ऐसा तो नहीं कहीं फैमिली हिस्ट्री हो हाइपरटेंशन की, है ना। फिर सीबीसी, चेस्ट एक्सरे और ईसीजी, ईसीजी तो कराना ही पड़ेगा, अगर बीपी का पेशेंट है तो हार्ट उसको प्रॉब्लम हो सकता है, उसका ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट इसमें क्या रहने वाली है, तो मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल है, लाइफस्टाइल के बारे में है, फिर उसके बाद हम डाइट के बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजिकल में हम जैसे कि डायूरेटिक्स इसमें देंगे। डायूरेटिक्स से क्या होता है, जो यूरिन आउटपुट होता है ना वो इंक्रीज होता है, तो उसमें क्या होता है कि सोडियम शरीर से बाहर निकलता है, जैसे कि फ्लूसीमाइड सुना है आपने, क्लोरोथियाजाइड, ये हमारा जो ड्रग्स हैं, लैसिक्स भी सुना होगा, फ्लूसीमाइड ही होता है। तो इससे यूरिन आएगा पेशेंट को, फिर उसमें क्या सोडियम भी शरीर से बाहर निकलेगा, एक्सेस सोडियम, और उससे क्या होगा, बीपी रिड्यूस होगा। फिर बीटा ब्लॉकर्स ड्रग होती है, कुछ क्लासिफिकेशंस रहती हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में भी, तो बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, वैसोडाइलेटर्स, एसीई इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब इसके अंडर आएंगे। बीटा ब्लॉकर्स में आपका मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल, प्रोपेनोलोल, ये सारी ड्रग्स आती हैं, जिसकी इसमें LOL लोल लगा है ना, तो बीटा ब्लॉकर्स है। फिर अल्फा ब्लॉकर्स हैं, इनमें वैसोडाइलेशन ये करती हैं ब्लड वेसल्स का। फिर वैसोडाइलेटर के अंदर एनटीजी आ गई आपकी। वैसोडाइलेटर्स क्या काम करते हैं, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल है, और अगर ये कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल है तो अच्छे से ब्लड सप्लाई इसमें नहीं होगी, तो ये ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट करती हैं, तो इसमें ब्लड सप्लाई जब आराम से होगी तो पेशेंट का बीपी भी नॉर्मल आने लगेगा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, तो ये एनटीजी और ये वाली ड्रग है जो ये वैसोडाइलेटर का काम करती है। अगर पेशेंट का बीपी ज़्यादा हो, बढ़ा हुआ होता है, तो ये वाली इंजेक्शन या ड्रग दी जाती है। ACE इनहिबिटर है, इसके अंदर कैप्टोप्रिल है। तो ACE इनहिबिटर्स में रैमीप्रिल आपकी आती है, एक टैबलेट आपने सुनी होगी, रैमीप्रिल हार्ट पेशेंट में भी ये दी जाती है। और कैप्टोप्रिल, तो ये प्रिल प्रिल नाम से जो है ये ACE इनहिबिटर होता है।
ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है नेक्स्ट। इसमें आपका एम्लोडिपिन है, ये ड्रग आ जाएगी। वेरापेमिल है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब हमारा टॉपिक क्या है, डाइट इन हाइपरटेंशन। ठीक है, और यहाँ से ये डाइट शुरू हो गई है, अब हम पढ़ते हैं इसको। तो प्रिंसिपल ऑफ डाइट, तो पहले प्रिंसिपल बताएंगे कि पेशेंट को क्या करना है। इसमें लो कैलोरी, लो फैट, लो सोडियम डाइट इसमें देते हैं। मेन क्या है, लो सोडियम डाइट देते हैं इसमें। सबको पता होता है कि नमक कम खाना है बीपी में। फिर एनर्जी के बारे में बताया गया कि ओबेस पेशेंट है तो उनको नॉर्मल बॉडी वेट करने के लिए कहना है कि बहुत ओबेसिटी है तो उससे क्या बीमारियां अपने आप जकड़ेंगी। तो कैलोरी जो है वो रिड्यूस करना है, अल्कोहल कंजप्शन को रिड्यूस करना है या स्टॉप करना है, अवॉइड करना है। प्रोटीन के बारे में भी गाइड करेंगे उन्हें कितना प्रोटीन लेना है। फैट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट जितने भी न्यूट्रिएंट है ये सब कुछ उन्हें गाइड करना है। सोडियम के बारे में स्पेशली उन्हें समझाना है कि उनको रिस्ट्रिक्ट करना है सोडियम, या फिर मॉडरेट सोडियम रिस्ट्रिक्शन 2 से 3 ग्राम पर डे लेना है उनको। वैसे तो हम पूरा दिन में 5 पाँच 5 mg कुछ इस तरह से हम लेते हैं जी, खुद नहीं याद आ रहा है। 5 से 15 mg कुछ इतना लेना चाहिए। तो ये उनका रिड्यूस करना है सोडियम इनटेक। सॉरी, 1 मिनट। तो 5 mg तक हमें दिन में सोडियम लेना चाहिए। मॉडरेट सोडियम mg आप यहाँ पे लिख सकते हो। रिड्यूस्ड डायस्टोलिक प्रेशर 6 से 7 mg/Hg। फिर जितने भी न्यूट्रिएंट है उसके बारे में उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है अपने ग्रुप को। कैल्शियम, पोटाशियम, डाइट चार्ट ऑफ हाइपरटेंशन नेक्स्ट आ गया। लास्ट में आपको टॉपिक समराइज करना है, कंक्लूड करना है अपने टॉपिक को, एंड देन बिब्लियोग्राफी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।